आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। अगर दो बॉडीज हमारे पास हैं, एक के पास कम एनर्जी है, एक के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है काम करने की, और जिसके पास कम एनर्जी है उसकी कैपेसिटी क्या है, कम है काम करने की। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना है इसका मैग्नीट्यूड होता है कि इतने जूल एनर्जी है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट जो होती है एनर्जी की वो जूल होती है, और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो एनर्जी की यूनिट बिल्कुल वर्क की तरह ही होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। डायमेंशन जो होता है एनर्जी का वो होता है ml/t-2। m स्टैंड्स फॉर मास, l स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी लिखे हुए हैं अलग हाईलाइट करके, कि अगर हमें न्यूमेरिकल में एनर्जी की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 अर्ग जो होता है उसमें 10⁻⁻7 जूल होते हैं, ध्यान रखना है। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, अगर 10⁻⁻7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, इस तरह भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एंड 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो ये कन्वर्जन कुछ हमें ध्यान रखने हैं, क्लियर हुआ। तो जैसे कि हमने एनर्जी के बारे में बात की कि एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, उसी को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स में होती है, जैसे साउंड एनर्जी की फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो बेसिकली हमने इस पोर्शन में, आज के इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखिए मैकेनिकल जब भी वर्ड दिमाग में आता है तो हमारा ध्यान सीधे जाता है मोशन की तरफ। किसकी तरफ जाता है, मोशन, पोजिशन की तरफ। तो जो एनर्जी मोशन के साथ एसोसिएटेड होती है ना, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन एंड पोजीशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम या बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें मोशन की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है, मोशन की। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो उस पर जो एनर्जी होती है वही कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ। अगर कोई बॉडी है, वो उसके पास एनर्जी है और वो बहुत सारा काम कर रही है, और वो तब तक काम करेगी जब तक कि उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, वो तब तक काम करेगी। तो जितना भी वो वर्क कर रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मान लीजिए एक बॉडी है, उसने क्या किया, 100 जूल का वर्क किया और वो थक गई, तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी रही होगी, 100 जूल रही होगी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डेट अ बॉडी मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो वर्क करेगी, ये ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी के अगर एग्जांपल देखें तो जैसे वाटर मिल्स होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो वाटर की स्ट्रीम होती है उससे हम क्या करते हैं, वो जो टरबाइन होती है वाटर मिल्स में उसको रोटेट करते हैं। जैसे विंड मिल्स होती हैं, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था क्लास 10 में कि विंड मिल्स जो होती हैं कि उसमें क्या होता है कि जब हवा उन विंड मिल्स के से टकराती है तो वो विंड मिल्स क्या करती है, उनकी जो टरबाइन होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो हम हवा की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, एयर की काइनेटिक एनर्जी को। तो ये एग्जांपल होगी काइनेटिक एनर्जी के। अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी, लेकिन एक कंसीडर करना है एक बॉडी को, ठीक है। एक कंसीडर करना है एक बॉडी को जिसका मास है m। तो हमने एक बॉडी को कंसीडर किया, इसका मास है m। इनिशियली ये किस पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे होगी तो u कितना होगा इसके लिए, 0। रेस्ट पे है तो u कितना हो गया, 0।
अब इस पे एक फोर्स लगा और इस फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू कर रही है, और किसी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे ये बॉडी सपोज कीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v, कितनी है v। तो ये डिस्टेंस इसने मूव किया है यहाँ तक s, तो ये रुकी नहीं है, ये मूव कर रही है, बट मूव करते करते हमने बोला इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने उस पिक्चर को, उस क्लिप को एक तरह से हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही होगी, जैसे कोई कार चल रही है, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं और एकदम से वीडियो को पॉज कर देते हैं, तो आप पूछते हैं इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे एंगल कितना है 0 और कोस 0 होता है 1। देखिए फोर्स भी ऐसे में है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे में है, फोर्स भी ऐसे में है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे में है। एंगल कितना है इनके बीच में 0, तो 0 डिग्री का एंगल है और कोस 0 1 होता है, ध्यान रखना है। तो वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू 1, मतलब एफ एस, क्लियर हुआ। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो वर्क डन आ गया एम ए एस, क्लियर हुआ। एम मास, ए एक्सेलरेशन एंड एस क्या है, वो डिस्टेंस जितना उसने मूव किया है। तो ये इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0, तो u तो 0 हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 2as के, क्लियर हुआ। तो यहां से s की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2a। कितनी है ये इसकी वैल्यू, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इस s की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन बराबर m इंटू ए, एम ए, और s की जगह हमने लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहां से वर्क डन का वैल्यू आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर हुआ। वर्क डन कितना मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। अब 1 मिनट के लिए हम अपनी लाइन पाएंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डेट अ मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इसने किया है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यही क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये लिखना बहुत जरूरी है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की तभी 0 होती है जब वो बॉडी रेस्ट पे होती है। अदरवाइज अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब किसी बॉडी का क्या मास कभी 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? किसी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मास तो होगा ना उसका। तो मास तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है कि -20 मीटर पर सेकेंड या इस तरह से, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना उसकी। तो वो हमें वेलोसिटी भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब मास और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना है। तो सिंस m and v square are both always positive, so kinetic energy of a body is always positive. और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, जिसमें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हमने इसका रिलेशन अच्छे से डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2k अपॉन m, इसका होल अंडर रूट। v आया ना, v का स्क्वायर इसका अंडर रूट हो गया। तो मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट की स्क्वायरिंग की, तो ये हो गया p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। ये रूट हट गया स्क्वायर से, तो 2k अपॉन m आ गया। ये m से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2mk, तो p आ गया अंडर रूट 2mk, क्लियर हुआ। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो k की वैल्यू क्या आती, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से k डायरेक्टली है p स्क्वायर के और इनवर्सली है मास के। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो p बढ़ेगा और मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मास कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्लियर हुआ। तो हमने ये देखो, अगर कोई हल्की बॉडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये सिंपल कॉमन से चीजें यहाँ पे हमारे पास हैं। एक चीज और यहाँ पे डिसाइड पढ़ लेते हैं
कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो उस केस में हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है जिसमें इनिशियल स्पीड भी गिवन है और फाइनल भी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम इस तरह से निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिकॉज ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब फाइनल ज्यादा है इनिशियल कम, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब इनिशियल ज्यादा थी फाइनल कम, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। समझ में आया। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा वर्क डन जो होगा वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होगा। वर्क डन जो हो सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। किसकी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है रोटेशनल, तीसरी होती है वाइब्रेशनल। अगर कोई बॉडी है जैसे बस है, वो एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, बस मूव इस तरह से मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, या हम ही एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे जो किसी बॉडी का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और उस मोशन में जो एनर्जी होती है बॉडी की उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई बॉडी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर सरफेस से एटमॉस्फेयर से हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं अर्थ की तरफ, तो वो फ्रीली फॉल हो रही है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उसका जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, और उसकी जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ। या कार जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अच्छा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अराउंड, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मान लीजिए हम जो है एक पोल के अराउंड क्या कर रहे हैं, एक पोल के अराउंड इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये हमारी एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस के अराउंड हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रोटेट। तो हमारा जो मोशन होगा वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। और हमारे पास उस दौरान हमारे पास जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे रोटेटिंग व्हील होते हैं, व्हील कैसे होता है, इस तरह से लगा होता है ना, एक्सिस पे, एक्सेल पे व्हील लगा होता है, इस तरह से व्हील मूव करता है, एक्सेल मूव करता है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। या अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये भी इसका एक एग्जांपल है। अच्छा, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम एक मीन पोजीशन के अराउंड, जैसे ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके अराउंड क्या करता है, इस तरह से मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो इसके मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। कैसा मोशन बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, इस तरह से। और इसमें जो एनर्जी होती है स्टोर उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पेंडुलम। तो काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी हमें पोजीशन के थ्रू मिलती है। अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाएं तो जो हम एनर्जी हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए मार्कर अभी सरफेस पे इस तरह से, ये सरफेस है अर्थ का और ये मार्कर इस तरह से है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे ले जा लूँ, इतनी हाइट पे लेके जाऊं, कुछ हाइट पे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी इस समय, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर हुआ। जैसे अगर हम ही कुछ हाइट पे चले जाते हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप पे चले जाते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जैसे मास है m, इसे हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया
और ये यहाँ पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रही है, फोर्स भी ऊपर की तरफ हो रही है, तो एंगल तो जीरो हो गया। और cos जीरो कितना होता है, वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा सिंपल एफ एस। फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर, क्योंकि इस पे जब इसे ड्रॉप करेंगे इस तरह से, तो इस पे जो फोर्स होगा कुछ हाइट पे रहेगा, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, इसका वेट। इसका इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कुछ हाइट पे, इसका वेट। अगर हम किसी बिल्डिंग पे चले जाते हैं तो हम पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या है, हमारा खुद का वेट। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। तो फोर्स आ गया एम जी, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी देगा, जितनी हाइट पे वो होगा, एच। तो वर्क डन आ गया एम जी एच। और यही वर्क डन हमारा स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ। वैसे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अभी हमें इस सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में, लेकिन हम हमारे पास ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हमने बात की थी, और इसका फॉर्मूला आया हमारे पास U बराबर एम जी एच। तो आई होप आपको ये जो एनर्जी का पोर्शन है ये क्लियर हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन मिलती है। तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं इसका, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है मोमेंटम के साथ, ये भी हमने बात करी। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करी, क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन बराबर एम जी एच, जो पोजीशन के वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन मिलती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, कैसे रहेगी वो प्रूफ भी करके देखेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।